एफएब में क्या होता है, हमारे पास इरेगुलर रेट है और रिदम है विद नो स्पेशलाइज्ड पी वेव। एफएब किसका आपके पास कॉम्प्लिकेशन है? माइट्रल स्टेनोसिस की। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास पल्मोनरी वेन जहां लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रही है, वहां पे एक एक्सेसरी पाथवे बन चुका हुआ है। ठीक है, मैनेज कैसे करते हो इसको आप? बाय, अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है अनस्टेबल है, इसमें फिगर आउट करते हो। अगर अनस्टेबल है, कार्डियोवर्जन। अगर स्टेबल है तो अब देखना है रेट को और रिदम को। फॉर कंट्रोलिंग द रेट वी गिव द बीटा ब्लॉकर, एंड फॉर कंट्रोलिंग रिदम हम लोग जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, डाइजॉक्सिन्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एट्रियल फ्लटर। इसमें स्वाथो से पीवीएस इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी ट्रीटमेंट की है, कैथेटर एब्लेशन है, और मेनली यही इसकी ट्रीटमेंट पूछा जा रहा होता है। नेक्स्ट इज पीएसवीटी। पीएसवीटी में क्या होता है आपके पास कि री एंट्रेंट ट्रैक्ट बन जाता है, एक री एंट्रेंट ट्रैक्ट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो कि एवी नोड को इस्तेमाल कर रहा है। थ्रू एवी नोड वो आपको एट्रिया से वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है। और मैंने इसमें बताया कि हाउ कम लाइट हार्टेडनेस हैपेंस, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट किया है। अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, कार्डियो वर्जन। और अगर स्टेबल है तो लुक एट द रिदम एंड स्लो डाउन द एवी नोड। जब आप एवी नोड को स्लो करोगे तो अल्टीमेटली खुद ब खुद ही आपके पास वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डब्ल्यू। इसमें क्या होता है? डब्ल्यू में आपके पास एक एबनॉर्मल एक्सेसरी पाथवे बन जाता है, जो कि आपके पास एवी नोडल पाथवे से ज़्यादा फास्ट होता है। और फिर आपके पास जो इम्पल्सेस हैं उसके जरिए आना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक ट्राइएड आता है। नंबर वन, डेल्टा वेव्स का आता है। नंबर टू, क्यूआरएस, यस, वाइड क्यूआरएस और नैरो पीआर इंटरवल। वाइड क्यूआरएस और उसका ऑपोजिट होता है शॉर्ट या नैरो पीआर इंटरवल। ये ये ट्राइएड आता है इसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर, और आप इसके जरिए फिगर आउट करते हो। ये तो अब बाजू का डेल्टा वेव्स का जिक्र नहीं होता, और सिर्फ शॉर्ट पीआर इंटरवल और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जिक्र लिखा होता है। मे रिजल्ट इन री एंट्री सर्किट, एसवीटी। ठीक है, इट कैन रिजल्ट इन द री एंट्री सर्किट या एसवीटी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले तो आपके पास एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से आपके पास बना था बंडल ऑफ हेस और फिर प्रकंजी। ठीक है, अब रास्ते में एक ये पाथवे बन गया। दिस पाथवे कैन इन्वॉल्व एवी नोड। ओके, दिस, अगर ये इसने एवी नोड को इन्वॉल्व कर लिया देन इट इज एसवीटी। ट्रीटमेंट क्या है? प्रोकिनामाइड, इब्यूटिलाइड। अवॉइड एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स। एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स नहीं देने। मगर ऊपर क्या था, एसबीटी में आपने एवी नोड को ही स्लो डाउन करना है। दोनों का ट्रीटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगला है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसमें होता है टेकिकार्डिया आता है आपके पास, सिर्फ रेट जो है ना वो आपके पास चेंज हो जाता है। रिदम रेगुलर है, रेट ज्यादा है, ये याद रखिएगा। ए फिफ्थ में क्या था? रिदम भी इरेगुलर था और रेट भी इरेगुलर था। एसवीटी में क्या मैम था? आप पीएसवीटी का और वीपीवीएस का डब्ल्यूपीडब्ल्यूएस का थोड़ा डिफरेंस एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? यार मैं एक मिनट दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ओके। जो पीएसवीटी है वो आपके पास हार्ट का एक नॉर्मल कंडक्टरी सिस्टम इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, और ये आपके पास एबनॉर्मल पाथवे बना रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल फास्ट पाथवे बना रहा है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, जिसे आप बंडल ऑफ केंट भी कहते हो, जो कि एवी नोड को बाईपास कर देता है। ओके, और अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रक्चरली वो जो नया स्ट्रक्चर बना है वो एवी नोड के पास हो, तो इट इज पॉसिबल कि वो एवी नोड को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। देन इट इज लेबल्ड एज एसवीटी। क्लियर? यस क्लियर मैम, थैंक यू। हाँ,
हम लोग वीटी को डिस्कस कर रहे थे कि वीटी की पहचान क्या होती है कि इसमें रिदम रेगुलर है मगर रेट हाई है। मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस में देखने को मिलता है और रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ है। या ये बहुत 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 आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना होता है ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ही है। अब हमने कहा था इसमें जो है रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रिदम सेम रहता है। और इसमें यही होता है कि रेट तो बढ़ रहा है, रिदम भी आपके पास सेम रहता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। में प्रोग्रेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो साइनोसॉइडल फॉर्म से ये आगे वी फिफ्थ के अंदर भी कन्वर्ट होने की पावर रखता है। ओके। और इसकी कॉजेज क्या होती हैं? लॉन्ग क्यूटी इंटरवल। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपके पास उसकी कॉजेज होती हैं। अब प्लीज इसका एक ऑर्डर लिख लें। हाइपोकलीमिया ग्रेटर देन हाइपोमैग्नीसीमिया ग्रेटर देन हाइपोकैल्सीमिया। आपके पास कौन-कौन से फैक्टर्स तो सारे डी पॉइंटर्स कॉज़ करते हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि आपके पास सबसे पहले पोटेशियम का कम होना, फिर आपके पास नंबर 2 पे मैग्नीशियम का कम होना, इसे क्या कहते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास हाइपोकैल्सीमिया। ये फैक्टर्स इसी ऑर्डर में आपने याद रखने हैं। बाकी इसके निमोनिक है ABCDEF। एरिथमिया में क्लास 1 और 3 की ड्रग्स आर्सेनिक की जिक्र कर देती हैं। और एक होता है आपके पास अ, एक और ड्रग होती है जो बहुत अमायोड्रोन। अमायोड्रोन बहुत फेमसली ये काम करती है। एंटीबायोटिक्स में मैक्रोलाइड्स फ्लोरोक्विनोलोन्स। याद रखिएगा भाई, आपके पास जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं ये प्रोलॉन्ग QT इंटरवल कॉज करती है। ठीक है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल इसका साइड इफेक्ट है। अगला है एंटीसाइकोटिक में हैलोपेरिडोल, क्लोरोक्वीन, डिप्रोसिमेटिसिया डायूरेटिक्स। और साथ में एंटी एमेटिक्स में ऑनडेंस्टिरोन और एंटी फंगल में फ्लुकोनाजोल। अगला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स। ठीक है। फेटल विदाउट इमीडिएट सीपीआर और डिफिब्रिलेशन। ओके। बरगाड़ा को छोड़ दें, कंजेनिटल लॉन्गिट्यूड को छोड़ दें, कभी नहीं आया। सिक्स साइनस सिंड्रोम छोड़ दें, कभी नहीं आया। ये आ जाए। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। भाई फर्स्ट डिग्री ओनली लॉन्ग। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। आपके पास ओनली इसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, मोर देन 200 मिली सेकेंड। ओके। कुछ नहीं करना होता। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है कि आपके पास पीआर इंटरवल सेम रहता है मगर एक फिक्स नंबर, लेकिन आप सॉरी 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 आपके पास पीआर इंटरवल लंबा होता रहता है यहां तक कि एक बीट ड्रॉप हो जाए। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है कि आपके पास जो पीआर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग होता रहता है यहाँ तक कि एक बीट ड्रॉप कर जाए। और इसमें जो मोबिट्स टाइप 2 है, इसके अंदर आपके पास जो पीआर इंटरवल होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है मगर एक फिक्स नंबर के बाद उसकी जो है ना ड्रॉप आ जाती है। ठीक है। ड्रॉप बीट्स दैट नॉट प्रोसीडेड बाय चेंज इन पीआर इंटरवल। ठीक है। और 3:1, 2:1, ये इसका एक पैटर्न चलता चला जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? पेसमेकर लगाते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये होता है कि आपके पास पी वेव, सॉरी इसमें अंडरस्टैंड करेगा, इसमें ना एवी नोडल कंडक्शन डिफेक्ट होता है। ठीक है। एवी नोडल कंडक्शन, SA नोड ने आगे ब्लड देना था AV नोड को, अब यहाँ ब्लॉक आ गया। तो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। तो पी बिल्कुल खिचड़ी पका रही है। थर्ड डिग्री हम लोग क्या है? पी वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स रिदमिकली डिसोसिएटेड। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है। एवी नोड में कंडक्शन नहीं कर रही है। और एट्रियल रेट इज हायर देन द वेंट्रिकुलर रेट, जाहिर सी बात है SA नोड सप्लाई कर रहा है। और इसको कौन सप्लाई कर रहा है? परकन जी कर रहा होता है, क्योंकि एवी नोड तो काम कर छोड़ देता होता है। मे बी कॉज बाय लाइम डिजीज एंड ट्रीटमेंट इज पेसमेकर। किसी को पता है कि आप पेसमेकर कब कहाँ लगाते हैं? ऊपर कब लगाते हैं, नीचे कब लगाते हैं, कुछ पता है? चलो ये होमवर्क है, मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क दिए थे कल वाला भी किसी ने नहीं बताया मुझे, वो हेड बॉबिंग वाला किसी ने नहीं पढ़ के आया होना क्या मैकेनिज्म होता है हेड बॉबिंग वाला।
और ये भी आप लोग के लिए एक होमवर्क है, लेकिन अब करके आइएगा दोनों। अगला हमारे पास आता है बंडल। शायद एवी, पेसमेकर जो है जब एवी ब्लॉक होता है तो नीचे लगाते हैं, अब अगर ऐसे ब्लॉक होता है तो ऐसे सही से नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो हम ऊपर लगाते हैं। सॉरी, दोबारा बोलिएगा रोयान, नहीं समझ में आया। अगर एवी नोड जो है वो कंडक्शन सही से नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो हम पेसमेकर नीचे लगाते हैं वेंट्रिकल में। और एट्रिया कंट्रैक्ट करने से, हाँ एवी नोड, अगर ऐसे नोड हमारा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, वो कंडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम ऊपर लगाते हैं इन द एट्रिया पेसमेकर। हाँ, ये अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि जब हम नीचे लगाते हैं तो एक पूछती है मॉडरेटर बैंड के हवाले से। वेंट्रिकल्स के अंदर एक आपके पास ना अलग से स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से मसल फाइबर होता है, उसे कहते हैं मॉडरेटर बैंड, जिसमें हम ये लगा रहे होते हैं। ओके, अगला है बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें क्या होता है? इंडक्शन इंटरप्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास जो है ना बंडल ऑफ फिश, एक राइट एक लेफ्ट है, और लेफ्ट एंट्रो पोस्टीरियर में डिवाइड हुई हुई है। एंटर इंटीरियर वाली आपके पास चूंकि जाहिर सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 टाइम्स मोर लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल्स, इसलिए वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। और इनका ब्लॉक होने से क्या होगा? बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। हाउ डज दैट प्रेजेंट अफेक्ट वेंट्रिकल डिपोजोलॉजी बाय स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन? ठीक है, स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन, हार्ट बहुत देर से कंट्रैक्ट करेगा। कार्डियोमायोपैथीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्डियोमायोपैथी में पहली है डायलेटेड। इसमें ऑफन ये इडियोपैथिक होती है, फेमिलियल होती है, टीटीएन जीन की वजह से होती है, जो कि सार्कोमेरिक प्रोटीन टर्टिन को बनाने का काम करती है। इसके अलावा अदर कॉजेज में आप देखें, कोकीन बड़ा बहुत दफा एमसीक्यू आता है, कोकीन इज इरिटेंट, अल्कोहल होगा। डॉक्सोरूबिसिन बहुत पूछती हैं कि कौन सी एंटी कैंसर ड्रग कॉज कर सकती है, दैट इज डॉक्सोरूबिसिन। इन्फेक्शन में कॉक्सकी वायरस, कॉक्सकी वायरस में क्या होता है कि आपके पास जो है ना अचानक से मरीज आता है कि 2-3 दिन पहले उसको बुखार था, अब डेथ हो गई है। शेगास डिसीज, इस्कीमिया। और इसमें एक है थायरोटॉक्सिकोसिस, वेट बेरी बेरी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, आखिरी 5 महीने प्रेगनेंसी के या प्रेगनेंसी के बाद के 5 महीनों में आपके पास जो है ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने का रिस्क रहता है। आगे चलते हैं, फाइंडिंग्स क्या होती हैं? थर्ड हार्ट साउंड होती है, हार्ट फेलियर होता है, और आपके पास बलून अपीयर्स ऑफ द हार्ट ऑन द चेस्ट एक्सरे रहती है। ट्रीटमेंट सोडियम रिस्ट्रिक्शन है, एस इनहिबिटर्स है, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं। इसमें जो बात देखने वाली है, अब ये नहीं भूलना, सिस्टोलिक डायसफंक्शन, इट लीड्स टू सिस्टोलिक डायसफंक्शन। और हार्ट में ई सेंट्रिक आपके पास हाइपरट्रॉफी होती है, यानी एक मायोफाइबर है, उसके आगे मायोफाइबर नया ऐड हुआ है, उससे आगे एक नया मायोफाइबर और ऐड हुआ है, तो अल्टीमेटली जो वेंट्रिकल होता है वो बहुत ही डायलेटेड हो जाता है, सीरीज में ऐड हो रहा होता है। कॉमन इन एथलीट वेयर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड द राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट फैसिलिटेट स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। बस। अगला है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये भी फेमिलियल होती है, और इसमें अपने पेपर्स पे लिख लें कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ठीक हो गया? और इसमें किसका डिफेक्ट है? मायोसिन प्रोटीन बाइंडिंग सी और बीटा हैवी चेन बीटा मायोसिन का मसला होता है। और इसकी जो सिनेरियो कैसे आती है, हिस्ट्री क्या आती है कि एक एथलीट था, भागते भागते गिरा, मर गया। तो ये यंग एथलीट्स में सडन कॉज ऑफ डेथ कॉज कराती है। होता क्या है कि इसमें आपके पास जो है ना न्यू मसल फाइबर्स, वो अगले मसल फाइबर्स के आगे आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अल्टीमेटली जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है इसी दौरान वो अयोटा को भी कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, इसी दौरान वो अयोटा के आगे भी मायोफिब्रिल्स डाल के उसको भी नैरो कर देता है, तो आपके पास ब्लड जा ही नहीं पाता। दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक डायस्फंक्शन कॉजेज। ओके, तो आप आगे चलते हैं। डिस्प्लेस वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक, एक होता है ई सेंट्रिक और एक होता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक कहते हैं सर्कुलर फॉर्म में, आगे से आगे, इन दी पैरेलल, ऑफन सेप्टल प्रीडोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेप्टा। इसमें एक दफा मैंने एमसीक्यू किया था कि इसमें सिर्फ वर्ड सेप्टल ही गिवन था, दैट वाज द ओनली क्लू गिवन।
मायोफिब्रल डिस्क एरे बहुत दफा पूछा गया है। Classified as the hypertrophic obstructive cardiomyopathy even when left ventricular outflow tract is obstructed। ये वाला पॉइंट कि आपके पास अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर का आउटफ्लो ट्रैक्ट भी बंद हो गया है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अगला है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव में क्या करते हैं, इसका ये प्लीज हेल्प निमोनिक है, और ये भी आपके पास डायस्टोलिक डायसफंक्शन के साथ प्रेजेंट करता है। कैन हैव लो ईसीजी, ये इसमें डायग्नोसिंग पॉइंट होता है। कैन हैव लो ईसीजी डिस्पाइट मायोकार्डियम बीइंग नॉर्मल। अगला है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं को मल्टीपल टाइम मुख्तलिफ तरह से पढ़ा चुकी हुई हूँ। इसको आप लोगों ने खुद एक दफा रीड करना है, मैंने मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ एंगल से पढ़ाया है आपको। अगला आता है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर्स। उसमें पता है हाइपोवोलेमिक शॉक, हैमरेज, डिहाइड्रेशन, बर्न्स वगैरह कॉज करते हैं, ये याद रखिएगा। इसको आप डायग्नोज करते हैं पीसीडब्ल्यूपी से। किसी को पता है व्हाट इज पीसीडब्ल्यूपी? ये जो वेज प्रेशर होता है, क्या प्रेशर होता है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मैडम। क्या होता क्या है? मैम ये प्रेशर इक्वल होता है लेफ्ट एट्रिया के। फिर हम मेजर कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? मैम स्वान गेज समथिंग लाइक दैट, श्वान मुझे गेज याद आ रहा कैथेटर, शाबाश, आपको याद है। और इसको हम डालते कहाँ से हैं? है। मैम हम ये एक आर्टरी से डाल रहे होते थे आई गेस, पल्मोनरी। बिल्कुल, हम जो इसको जो है ना रेस्पिरेटरी रूट से डाल रहे होते हैं, और जाके ये देखता है कि लेफ्ट एट्रिया में कितना प्रेशर मौजूद है। और आपके पास जब कार्डियोजेनिक शॉक्स होते हैं या कोई कार्डियोजेनिक इशू होता है, तो आपके पास ब्लड कहाँ पे कम्युलेट करता है? लंग्स में, और वहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एक होता है नॉन कार्डियोजेनिक शॉक और नॉन कार्डियोजेनिक पीसीडब्ल्यूपी रेस्ट, वो लंग्स के मसाइल में इंक्रीज होता है। ठीक है। एंड इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा कि वही आप इस पीसीडब्ल्यूपी पे लो, इससे मुराद किया कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, इससे मुराद किया है कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। कार्डिक आउटपुट में क्या, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है ना, वॉल्यूम होगा तो प्रेशर होगा ना। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि हार्ट कंट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, हार्ट कंट्रैक्ट खुद नहीं कर पा रहा। वीर एज ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने दिया नहीं जा रहा। ठीक है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने दिया नहीं जा रहा, उससे क्या होगा कि पीसीडब्ल्यूपी विल बी लो, और इसमें देखिए पीसीडब्ल्यूपी विल बी हाई। क्यों? क्योंकि जो हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ब्लड विल बी इनटू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से इनटू दी लंग्स, और लंग्स में जगह जगह क्या करेगा? कंजेशन करेगा। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गया? व्हाट इज पीसीडब्ल्यूपी गेम हियर? यार मुझे लगता है आप लोगों की ना बिल्कुल बस सोच चुकी हुई है, आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल लो हो गया हुआ है। आगे चलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, आपके पास हार्ट को करने नहीं दिया जा रहा कंट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए आपके पास जो पीसीडब्ल्यूपी है वो भी अगेन इंक्रीज कर दिया हुआ है। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है कि हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड अक्यूमुलेट कर जाता है। और आपके पास दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है लाइक पीई टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये आपके पास लंग्स का होता है, इसलिए वहां पे ब्लड इकट्ठा नहीं होता। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में दो तरह के आते हैं सेप्सिस। सेप्सिस की पिक्चर आएगी वार्म टेम्परेचर के साथ, वार्म स्किन के साथ आती है, और इसमें आपके पास कार्डियक आउटपुट इज ओके, मगर सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इज लो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे केमिकल्स आपके पास सेप्सिस में रिलीज हो रहे होते हैं जो कि वेजो डायलेशन को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट इज सीएनएस इंजरी। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से बे इंतहा क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक फ्लो हो रहा होता है, आपके पास ना ब्रेन से फ्लो जो है ना खराब हो जाता है। दैट लीड्स टू वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। उसे क्या होगा, जो स्किन होती है, स्किन वो टच करने पे वार्म होगी। लोग सभी के अंदर स्किन जो थी ना वो कोल्ड थी सिवाय दो के, एक है सेप्सिस और दूसरा क्या है? सीनस इंजरी, न्यूरोजेनिक शॉक। ये बात समझ में आ गई है? जी जी।
थोड़ा सा ही रह गया हमारा। आप तो टेम्पोनेट में क्या होता है, आपके पास हार्ट के इर्द गिर्द ब्लड या कोई फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने, सॉरी रिलैक्स नहीं करने देता, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर इन ऑल चेंबर्स अफेक्ट होते हैं इससे। ट्राइएड का नाम क्या है? बेक ट्राइएड। बिल्कुल ही बोलना, बेक ट्राइएड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेंशन, क्योंकि आपके पास बीपी फ्लो कम है, हार्ट डायलेट नहीं कर पा रहा, इसलिए आपके पास हाइपोटेंशन है। और बॉडी के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट हार्ट साउंड्स या छुपी हुई हार्ट साउंड्स, मफल्ड हार्ट साउंड्स आती हैं इसके अंदर। हार्ट रेट इंक्रीज करता है क्योंकि आपके पास सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। पल्सेस पैराडॉक्सेस, किसी को पता है ये क्या होता है पल्सेस पैराडॉक्सेस? कि जब आप सांस लेते हो तो चेंज इन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कितना होता है, और पल्सेस पैराडॉक्सेस में Greater than मोर देन 10 10 mm. होता है। Yes, then more than 10 mm fall in systolic blood pressure during नॉर्मली inspiration. लेस देन 10 होती है मैम। जब हाँ, मोर देन 10 हो जाए, इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये पेल्सिस पैराडॉक्सिस होता पल्स पैराडॉक्सिस हो जाती है। इसके निमोनिक होता है पीकॉट या कूप भी होता है। ईसीजी पे क्या दिखता है आपको? इस ईसीजी पे आपको सिस्टोलिक आर ए कोलैप्स, डायस्टोलिक आर बी कोलैप्स और आईवीसी प्लथरा नजर आ रहा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? है। लो पेरिकार्डियोसिस। सेट। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लिखा है पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ये किसी को पता है कौन से लेवल पे रह के करते हैं? किसी को पता यस है? मैम। फिफ्थ, फिफ्थ साथ लिख लो ये पॉइंट। इंटरकोस्टल। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मैम मिड क्लेविकुलर लाइन है हाँ, मिड क्लेविकुलर या लाइन है, फिफ्थ एक्सिलरी है? इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन द राइट साइड। इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा, मुझे खुद को बड़ा जमाना हो गया लेकिन ये फिफ्थ से याद रह गया मुझे, इसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें आपके पास ये जो एक्यूट केस है वो एस ऑरियस की वजह से है, हाईएस्ट विरुलेंस भी उसी की होती है। और इसमें जो आपके पास है स्टेफ ऑरियस, उनमें ट्राइकुस्पिड वाल्व होता है, और वो ड्रग एब्यूजर्स में मोस्ट कॉमनली स्टेफ ऑरियस होता है। वेयर एज ये सब एक्यूट है वो विरुडेंस की वजह से है। और ये आपके पास किस पे होता है, किस पे होता है विरुडेंस वाला? मैम ये Prosthetic सब prosthetic valve एक्यूट करती प्रोस्थेटिक है। valve. हार्ट वाल्व्स के अच्छा, ऊपर, यस। नहीं नहीं आफ्टर मैम, ये डेंटल प्रोस्थेटिक, प्रोसीजर्स, यस जो है ना, ये नहीं मैम ये तो बोलना। उसमें होता है। वो किसमें? एपिडर्माइडिस नहीं है जो प्रोस्थेटिक वाल्वा के साथ नहीं होता है, नहीं ये तो जनाब, वो ऑलरेडी आपके अगर पास डैमेज वाला डैमेज्ड हो है, डैमेज में नहीं तो होता। ऑलरेडी Ye- साथ तो एपिडर्माइडिस होती है। यार एक मिनट रुको, मैं अभी आपको कंफर्म करके अभी बता देती हूँ। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स में यू आर राइट, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व में एपिडर्माइटिस है, वी एज डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स की विरुडेंस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। प्रोस्थेटिक में एपिडर्माइटिस है और विरुडेंस आपके पास डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स के ऊपर होता है, ठीक है क्या? और इसकी लो विरुलेंस है, थ्रोट से भी बहुत होते हैं। स्मॉलर वेजिटेशंस ऑन द कंजेनिटली एबनॉर्मल एंड डिजीज्ड डिजीज्ड वाल्व्स, ठीक हो गया? इसमें एक पॉइंट मैं बता रही थी आपको, डेंटल प्रोसीजर्स वाला, जो है ना 5 जैन का पेपर 2026, उसमें ये सवाल था, डेंटल प्रोसीजर्स वाला, ठीक हो गया? इसमें आपके पास जो याद करने वाली बात है वो आपने, एक तो यही है एक्यूट कौन है, स्टेफ ऑरियस। सब एक्यूट कौन है, ठीक हो गया? प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स पे, और कोलोन कैंसर के साथ एस गैलोलेटिकस होता है। और इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपके पास हर दफा क्लूनी पॉजिटिव आए, आपके पास कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि नहीं नजर आते हैं, इसके मल्टीपल टाइम्स आपको जो है ना ब्लड कल्चर करना पड़ता है, ठीक हो गया? ये डायग्नोसिस रिक्वायर्स मल्टीपल ब्लड कल्चर एंड एंडोकार्डियोग्राफी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपको एक बार में नहीं मिलते हैं, आपको बार बार करवाना पड़ता है। और इसमें आपने, ये किसी को पता इसमें दवाई कौन सी दे देते हैं? ट्रीटमेंट आता है किसी को? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और साथ में लो डोज जेंटामाइसिन, लिख लेंगे, बहुत दफा आया हुआ एमसीक्यू है। पेनिसिलिन प्लस लो डोज जेंटामाइसिन, और जिन लोगों को हम पेनिसिलिन ना दे सके उनमें वेंकोमाइसिन।
चलो आगे। नेक्स्ट हमारे पास है रोमेटिक फीवर। ये आपके पास फेरेंजियल इन्फेक्शन का सीक्वेंस होता है, की कॉन्सिक्वेंस में होता है। माइट्रल वाल्व को मेनली इन्वॉल्व कर रहा है, साथ में एओर्टिक वाल्व को इन्वॉल्व करता है बाद में। ये ऑर्डर याद रखना है आपने। और इसमें जो खास बातें हैं वो ये हैं, एश ऑफ बॉडीज के हवाले से है, विद जायंट सेल्स दरमियान में होती हैं, उसके इर्द गिर्द अनुष्का सेल्स होती हैं, और उसके बाहर रॉड जो है ना बस जो बाकी इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं। बस ये याद रखिएगा कि दरमियान में एश ऑफ बॉडीज हैं, उसके इर्द गिर्द क्या है, अनुष्का सेल्स होते हैं। और ये टाइप 2 रिएक्शन होता है, इसमें एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अगला सिफिलिटिक हार्ट डिजीज में पढ़ा चुकी हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम होती है, शार्प पेन जो कि इंस्पायरेशन पे बेहतर पे एग्रीवेट करती है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए मरीज आगे होके बैठता है। ये क्लिनिकल बन के आता है पॉइंट। ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय द पेरिकार्डियल एफ्यूजन। यू ऑल नो व्हाट इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन, कहाँ से है, किस तरह से है। ईसीजी की पिक्चर क्या है इसकी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एलिवेशन आपके पास स्टेमी में, विरोस्पास्टिक में थी, अब ये तीसरी आपके पास आ गई है। और पी आर डिप्रेशन। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आप इसको आंसर देते हैं, कॉल्चिसिन देते हैं और ग्लूकोकोर्टिकॉइड देते होते हैं। कंस्ट्रक्टर पे क्या होता है कि हार्ट पे ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से आपके पास ब्लड लूज करके वहीं पे इकट्ठा हो गया। अगला है हमारे पास मायोकार्डाइटिस। यार ये इसको रटना है, इसके जितने भी फैक्टर्स है ना बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ये आपके क्या नाम लेते हैं, जनवरी 2026 के पेपर में ही आया था, पुरानी बैक्टीरियम डिफ्थेरी। ये क्या करता है, ये मायोकार्डाइटिस कॉज करता है, पेरिकार्डाइटिस कॉज नहीं करता। अगला है ये वाला ट्यूमर्स। ट्यूमर्स में क्या है हमारे पास, मायोक्सोमास, ये बड़ों का ट्यूमर्स होता है, और जो रेप्टोमायोमास होता है ये बच्चों का ट्यूमर्स होता है। जो ये आपके पास मोस्टली क्या होते हैं, बिनाइन में कंसिडर हो रहे होते हैं। और ये लेफ्ट एट्रियम को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें एक बॉल की तरह की ग्रोथ नजर आ रही होती है। इंटरल्यूकिन 6 प्रोडक्शन बाय ट्यूमर। ये ट्यूमर आपके पास जो है ना पैरान्यूप्लास्टिक इफेक्ट में क्या करता है, इंटरल्यूकिन 6 बनाता है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लीड करता है। रेप्टोमायोसिस में बच्चों का ट्यूमर है, टीएस। मैं इसका ढूंढ रही थी, ये कहाँ पे है टीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे एमआरसीपी के पॉइंट से बहुत दफा मिला, टीएस का एसोसिएशन है रेप्टोमायोसार्कोमा के साथ। इसके आगे फार्माकोलॉजी शुरू हो रही है, जब हम फार्मा करेंगे तब हम करेंगे इसको। यहाँ तक आपके साइड पैथोलॉजी खत्म होती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो?